आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी जो कि स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोगों ने पढ़ा था कि अनआइजेबल होता है, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं इसको डॉटेड लाइन से, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी नॉन अनआइजेबल वैलेंसी थी, जिसको हम लोग क्या बनाते थे सॉलिड लाइन से, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है, ये हमेशा और हमेशा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थियरी, जो हमारी वैलेंसी है, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, उनके बेसिस पर वर्नर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिनको हमको जानना है, ठीक है। NH3 कितने टाइम्स लिखा हुआ है 6 टाइम्स, क्योंकि 6 टाइम्स NH3 6 कोऑर्डिनेट 1 बना रहा है मेटल के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों 6, ठीक है। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल ने कितने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया होगा नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए 6 ऑर्बिटल्स मिक्स किया होगा। और क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसके लिए जो ज्योमेट्री लिखेंगे बच्चों, वो क्या लिखेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आपको ध्यान रखना है ये कोऑर्डिनेशन नंबर से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो ये बाकी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नंबर ऑफ आयंस, मोल, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपको, बट आप बेसिक से चलेंगे। आपको पता है कि एक AgNO3 जो होता है, ठीक है, वो एक क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट करा सकता है। तो यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन फ्री दिख रहा है अपने को, स्फीयर के बाहर कितना क्लोराइड आयन है, केवल 2। तो इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स लगे होंगे, इसमें 2 मोल्स लगे होंगे। अगर ये n की वैल्यू 0 हो जाए तो पूरा म्यू क्या हो जाएगा 0। और क्योंकि म्यू 0 हो गया, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज में क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे डायमैग्नेटिक। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 5 लेक्चर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से बेसिक टर्म्स लाइक लिगेंड क्या होते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने IUPAC नेमिंग पढ़ी थी, लिगेंड्स की नेमिंग पढ़ी थी, किस तरीके से लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, किस तरीके से क्या कौन सा लिगेंड होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था हम लोगों ने। अब हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस सीक्वेंस में आगे हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थियरी के बारे में, पहली थियरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि अल्फ्रेड वर्नर की थियरी थी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग, ठीक है, कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन, थोड़ा अल्फ्रेड वर्नर को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह को एक बार रिकॉल किया जाएगा, रिवाइज कर लेते हैं। और देन आफ्टर उसके बाद हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी, जो कि स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये सारी चीज़ें जो हम लोग पीछे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली क्या कंक्लूजन है, उसके एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हैं वर्नर के, क्या उससे क्या रिजल्ट हम लोग जान सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंपाउंड है, जिसके स्ट्रक्चर को बेसिकली हमको जानना है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्नर की थियरी के अकॉर्डिंग हम लोग 2 टाइप की वैलेंसीज पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जिसमें हम लोगों ने कुछ टर्म्स बताए, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि आयनाइजेबल था, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर था, जो कि नॉन आयनाइजेबल था और डायरेक्शनल नेचर का था, ठीक है। हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे थे, है ना, इस तरीके से हम लोगों ने। और डॉटेड लाइन जो थी हमारे लिए यहाँ पर बच्चों, जो डॉटेड लाइन थी वो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, हम लोग यहाँ पर डॉटेड लाइन से आयनिक स्पीसीज जो भी प्राइमरी वैलेंसी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हमारा सॉलिड लाइन दिया हुआ है इस तरह से ये, तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, मेटल के ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर मेटल के ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो ये हमारा जो था, ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी था। और इस तरीके से जो डॉटेड लाइन से बनाई गई है बच्चों, ये वाली लाइन, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी थी। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि 3 क्लोराइड आयंस अवेलेबल हैं, ठीक है, 3 क्लोराइड आयंस अवेलेबल हैं। इसके स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये हमारा ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का अवेलेबल है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिस्कस किया था। आज हम लोग वही प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी को हम लोगों ने पढ़ा था कि आयनाइजेबल होता है, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं इसको डॉटेड लाइन से, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी थी, जिसको हम लोग क्या बनाते थे सॉलिड लाइन से, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है, ये हमेशा और हमेशा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये हमारा हमेशा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा, ठीक है ना। जो सेंट्रल मेटल है उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा।
और हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी है बच्चों, ये हमेशा किसके बराबर होगी, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। जो हमारा मेटल का स्फीयर जो है, स्फीयर के अंदर कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं मेटल के साथ में, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसके बराबर होता है। और आपने लास्ट टाइम डायरेक्शन पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स में हमने बताया था नॉन डायरेक्शनल नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, इस तरीके से। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के बाद एक तरह के आयन नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक पॉजिटिव मिल रहा है, फिर चेंज हो जा रहा है, फिर पॉजिटिव मिल रहा है, फिर चेंज, मतलब स्विच हो जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ आयन जो है वो बदल जा रहे हैं। पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पीसीज को जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, एक डायरेक्शन चलने पर सेम टाइप ऑफ आयन नहीं मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी, जो कि नॉन डायरेक्शनल नेचर की है। और वही डायरेक्शनल नेचर का होता है सेकेंडरी वैलेंसी, क्योंकि इसमें हमेशा और हमेशा मेटल के कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा बच्चों लिगेंड से किसके बीच में बनता है, मेटल की तरफ, है ना। मेटल के ऑर्बिटल होते हैं जिसमें लिगेंड जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, मेटल के डी ऑर्बिटल में ना। तो लिगेंड से डायरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि लिगेंड से हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, मेटल के ऑर्बिटल की तरफ, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल वैलेंसी है, आयंस की फॉर्म में डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं हम लोग। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं क्योंकि वो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी थी। चलिए आगे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वर्नर थियरी जो हमारी वैलेंसी है, ठीक है, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, उनके बेसिस पर वर्नर ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिनको हमको जानना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। अब हमको हमने आपको पहले भी बता रखा है बच्चों, पीछे भी, कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर से किसको डिनोट करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर से किसको बताते हैं बच्चों, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर से हम सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करते हैं, ठीक है। हम सेकेंडरी वैलेंसी से कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करते हैं। बट अगर हमारे सामने कभी भी कोई भी कंपाउंड लिखा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, इस लिगेंड से। अगर हमारा लिगेंड मोनोडेंटेट है, अगर हमारा लिगेंड मोनोडेंटेट है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए यहाँ पर NH3 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 6 टाइम्स, क्योंकि 6 टाइम्स NH3 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 6, ठीक है। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल ने कितने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया होगा नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, 6 ऑर्बिटल्स मिक्स किया होगा। और क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसके लिए जो ज्योमेट्री लिखेंगे बच्चों वो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आपको ध्यान रखना है ये कोऑर्डिनेशन नंबर से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिफाइंड होती है, ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, कार्बोनिल। कार्बोनिल कितने टाइम लिखा हुआ है, 4 टाइम्स। और क्योंकि कार्बोनिल 4 टाइम लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने होंगे, 4। और क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं बच्चों, इसलिए इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही मॉलिक्यूल का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसमें 2 तरह के ज्योमेट्री, या हम मॉलिक्यूलर शेप की बात करें, ज्योमेट्री तो खैर अलग चीजें हो जाती हैं, शेप और ज्योमेट्री में यही डिफरेंस होता है कि एक्चुअली मॉलिक्यूल किस तरीके से 3D में अरेंज्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और ज्योमेट्री का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से 3D में अरेंजमेंट है, वो सारी चीजें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये वाली पर्टिकुलर ज्योमेट्री हमारे सामने लिख के आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन नंबर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब किस तरीके का लिगेंड है उसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 लिखा हुआ है तो इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमारे सामने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया हुआ है तो इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं और टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। कौन से केस में क्या होता है ये हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किस तरीके से एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है ना। पर हम उसके ज्योमेट्री की अगर बात करें तो वो ज्योमेट्री हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके से मॉलिक्यूल हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। हमने आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ करने का तरीका बताया था, किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो ना। एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपके सामने कैसे ड्रॉ हो सकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे आप। देखिए जैसे हमने बताया था कि ये अगर हमारा मेटल है, ठीक है, तो इसके 4 कॉर्नर पर 4 तरह के लिगेंड्स फिल कर दिया जाए इस तरीके से प्लेन में, और एक ऊपर की तरफ और एक प्लेन से नीचे की तरफ, ठीक है, अपर प्लेन में और एक नीचे वाले बिलो वाले प्लेन में, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इस तरीके से। और हर लाइन को मिला दिया जाए तो ज्योमेट्री मिलती है अपने को। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं अपन, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमारे सामने ऑक्टाहेड्रल की बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप जानते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी बहुत पहले से पढ़ते आए हो आप, ठीक है, इस तरीके से। और हर एंगल जो है वो
सेम इक्वल टू 109.5 होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ज्योमेट्री है इसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और उसके बाद स्क्वायर प्लेनर का क्या मतलब है कि एक ही प्लेन में सभी जो लिगेंड्स हैं, जो मेटल है उसके सराउंडिंग में जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब क्या हो, एक प्लेन में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्री बोलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब किस तरीके का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके लिए आपके सामने एक पर्टिकुलर कंपाउंड लिखा हुआ है, आपको देखना है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ आयंस, आपको पता करने हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे होंगे। तो देखिए आप यहां पर ना, अगर फॉर्मूला है हमारे सामने, पैलेडियम डाइक्लोराइड दिया हुआ है ना, तो NH3 क्या होगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। और Cl2 क्या होगा, स्फीयर के बाहर अवेलेबल होगा। मतलब इसको लिखा इस फॉर्म में गया है, पर अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म्स में समझे इसको, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म्स में बच्चों किस तरीके से ये लिखा गया होगा, ये लिखा गया होगा पैलेडियम NH3 4 टाइम्स, ठीक है, और बाहर Cl2, इस तरीके से कंपाउंड लिखा गया होगा। अगर हम इसमें AgNO3 मिलाएं, ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड अगर हम मिलाएं, तो आप ध्यान देंगे कितने नंबर ऑफ आयंस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि 2 क्लोराइड्स नेगेटिव आयंस में कितने हैं, 2 क्लोराइड हैं, ठीक है। क्योंकि 2 क्लोराइड आयन इसमें अवेलेबल हैं, तो ये पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ आयंस देगा प्रेसिपिटेट करके, ठीक है। 2 हम क्लोराइड का टेस्ट कर सकते हैं, इसमें 2 आयंस फ्री हैं, 2 क्लोराइड आयन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आप कितना ही एक्सेस में AgNO3 ले लो, जितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे, वही ना रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 2 मोल्स जो है वो प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। अगला कंपाउंड देखेंगे, इसमें भी सेम तरीके से लिखा हुआ है ना, NH3 जो है वो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल होंगे, 2 क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर है स्फीयर के। इसका मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या दिख रहा है अपने को, 2, ठीक है। क्योंकि निकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसको प्रेसिपिटेट करा सकते हैं हम लोग ना। हम जब उसको एक्सेस में AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। बट वही अगर इस तरीके से हमारे सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड लिखा हुआ है ना, इसमें कोई नंबर ऑफ आयन जो है वो फ्री नहीं है, कोई क्लोराइड आयन जो है वो फ्री नहीं है। और क्योंकि क्लोराइड आयन फ्री नहीं है, इसका मतलब इसको प्रेसिपिटेट कराएंगे। एक्सेस में कितना भी AgNO3 यूज कर लीजिए, क्योंकि वो फ्री नहीं है, स्फीयर के अगर अंदर अवेलेबल होगा बच्चों, ठीक है। अगर स्फीयर के अंदर हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड, गिवन कंपाउंड हमारा जो है वो स्फीयर के अगर अंदर अवेलेबल है, तो हम कितना भी पर्टिकुलर AgNO3 एक्सेस में ले लें, ये पर्टिकुलर कंपाउंड कितना भी एक्सेस में ले लें, ठीक है, इसका जो है प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और क्योंकि इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा, 0, ठीक है। अगले वाले कंपाउंड में देखिए, जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आयंस हमको मिल रहे हैं। तो स्फीयर के बाहर अगर एज्यूम किया जाए, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में स्फीयर के बाहर कितने नंबर ऑफ आयंस है, 1, ठीक है। एक क्लोराइड आयन है, तो एक्सेस में यही हम लोग देख के बता सकते हैं। दूसरे वाले में लिखा हुआ है 0 नंबर ऑफ आयंस, इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड में भी क्या होगा, बाहर स्फीयर के बाहर कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, 0 नंबर ऑफ आयंस होंगे, क्योंकि कोई क्लोराइड आयन नहीं है। इसका मतलब AgNO3 का रिएक्शन उसके साथ उस तरीके से हो रहा है। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो AgNO3 के रिक्वायर्ड होंगे फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन 30 ml एंड 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ये पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर देखिए आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपाउंड कितने हैं, 2 क्लोराइड आयंस है, ठीक है। और 2 क्लोराइड आयंस को रिएक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर AgNO3 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, हाँ बताइए। AgNO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन है, बाहर स्फीयर के कितने क्लोराइड आयंस हैं, 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे अपने लिए, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे इसके बच्चों, तो इसके 2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसमें AgNO3 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल, ठीक है। वो इसीलिए आप इससे पहचान कर सकते हो। ये बाकी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नंबर ऑफ आयंस, मोल, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपको, बट आप बेसिक से चलेंगे। आपको पता है कि एक AgNO3 जो होता है, ठीक है, वो एक क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट करा सकता है। तो यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन फ्री दिख रहे हैं अपने को, स्फीयर के बाहर कितना क्लोराइड आयन है, केवल 2। तो इसका मतलब इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स लगे होंगे, इसमें 2 मोल्स लगे होंगे, ठीक है ना। चलिए, लिमिटेशन, वर्नर थ्योरी के लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर कोई भी मेटल या कोई भी जो हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा, कोई भी मेटल जो है वो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक
ठीक है, या किस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप वर्नर से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, दूसरा बॉन्ड्स जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसका रीजन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये कि क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल नेचर के हैं, इसका नेचर क्यों ऐसा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तीसरा है इसके स्ट्रक्चर यानी प्रॉपर्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आप जानते हैं, अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, फेरो और एंटी फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं, बट यहाँ पर हमको बेसिकली क्या जानना है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। और क्योंकि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक स्पीसीज को हमको पढ़ना है, तो ये वर्नर थियरी से आप पैरा और डाया का इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे सामने कोई ऐसी थियरी होनी चाहिए जिससे हम लोग ये सारी चीजें एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, तो हमारे सामने एक नई थियरी है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलिए, वैलेंस बॉन्ड थियरी में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन करने हैं अपने को, किस तरीके से लिखना है। तो हम देखिए पहले एग्जांपल से समझा देते हैं आपको किस तरीके से वर्नर थियरी होती क्या है, वैलेंस बॉन्ड थियरी है क्या। वर्नर के बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये थियरी क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें टर्म्स किस तरीके से यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन डील करके बताएंगे लिखते कैसे हैं इसको, इसके आंसर्स को आप बोर्ड में कैसे लिखोगे। ठीक है, आंसर को हम प्रॉपर कराएंगे ना, कितने नंबर में, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, उसको कैसे लिखना है, कैसे आपको डिजाइन करना है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को आंसर कैसे करना है, वो सब कुछ हम लिख के आपको बताएंगे प्रॉपर। बट अभी के लिए फिलहाल हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी क्या। ठीक है, तो लाइनस पाउलिंग जो है वो इसको एक्सटेंड किए हुए हैं, एक्चुअल थ्योरी है नहीं इनकी, बट लाइनस पाउलिंग जो है वो इनका नाम इसलिए आता है बिकॉज इन्होंने 1931 में पहली बार, ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और उनके हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन बताई। ठीक है, किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता होगा, उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग पढ़े। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और वही हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का नेचर बता सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। चलिए, तो पर्टिकुलर थियरी में हम लोग पहला ही कॉन्सेप्ट पढ़े कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन लिविस बेस क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, वो कौन डोनेट करते हैं, लिगेंड्स, और लिविस के एसिड क्या होते हैं, जो मेटल मतलब वो होंगे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल जो है वो लिविस का एसिड होता है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर कंपाउंड या बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो खैर पहला पॉस्टुलेट था, ये उनके थियरी का, लाइनस पाउलिंग के थियरी का ये पहला पॉस्टुलेट था। ठीक है, दूसरा हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल किस तरीके से यूज कर रहे हैं, है ना। हम अगर ऑर्बिटल की बात करें, हम अपने इंफॉर्मेशन में इस तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर जिस तरीके से यूज हुए होंगे, कितने नंबर ऑफ मेटल, जो सेंट्रल मेटल है हमारा, वो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल यूज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। ठीक है, जनरली होता क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हो रहा है, देखिए अब देखिए ढेर सारे ऑर्बिटल्स मेटल के सामने हैं। जैसे आपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात की, अगर हम 3D सीरीज की बात करें, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अगर जिसके पास भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, वो अपने ऑर्बिटल्स को वैकेंट करा के उसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, उस तरीके से उतने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो उसी के बेसिस पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं, जो मेटल जो है वो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल यूज कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो अपने ऑर्बिटल को मिक्स कर लेता है, इंटरमिक्स करके कुछ नया ऑर्बिटल बना लेता है, ताकि सभी लिगेंड्स जो हैं उनको बराबर मेहनत लगे उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को फिल करके बॉन्ड फॉर्मेशन करने में। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग का, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस थियरी में आपको बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ही कैलकुलेट करना है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है उसी को हमको पता करना है। चलिए, अब जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पर इन्होंने मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो बता पाई है। ठीक है, हम आपको एक जनरल सा फॉर्मूला डी एंड डेव ब्लॉक में पढ़ाए हुए हैं, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं बच्चों हम लोग, कि किसी भी ऑर्बिटल का मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग को पता करना हो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में इन्वॉल्व होते हैं। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, म्यू इक्वल टू रूट अंडर रूट एन प्लस 2, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था। ठीक है, वेयर एन क्या है बच्चों, तो एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है,
n हमारा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से हम n की वैल्यू किसी भी स्पीसीज किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन Bm में इसकी यूनिट होती है, आप इसको पढ़े हुए हैं। तो किसी भी स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है या फिर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उसी के बेसिस पर हम लोग बताएंगे कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। ठीक है, चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर शेप कैसा होगा। ठीक है, हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, क्योंकि हमको ज्योमेट्री जब पता चल जाएगी, एक मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर हमको पता चल जाए तो हमें ये पता होगा कि उसके रिएक्शंस किस तरीके से होंगे। सही है ना। तो हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर क्या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो सकती है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेटल यूज कर रहा है उसके बेसिस पर क्या ज्योमेट्री हो सकती है, हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अगर दो ऑर्बिटल यूज किए गए होंगे तो दो ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, एक s का और एक p का। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये दोनों ऑर्बिटल्स यूज किए हुए हैं। यहां पर अगर तीन ऑर्बिटल यूज किए होंगे तो एक s का ऑर्बिटल यूज किया होगा मेटल ने और दो p ऑर्बिटल यूज किए होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अगर ज्योमेट्री की बात करें, शेप या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें अगर हम लोग, तो sp के लिए ज्योमेट्री क्या लिखा हुआ है, लीनियर, एक लाइन में ये हमारा सेंट्रल मेटल, इसके दोनों तरफ लिगेंड्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हो गई। दूसरा sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक प्लेन में आ गए तीनों, है ना, 1-0 1-2-0 120 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल बन रहा होगा। हर एंड पॉइंट पे क्या होगा, लिगेंड होगा, जो कि मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या है हमारे सामने, ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बेसिकली हमको बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है। ठीक है, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो ज्योमेट्री है मैंने बताई थी आपको, दो पॉसिबिलिटीज हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने। आप ध्यान रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, एक तो sp3, ठीक है, और क्योंकि sp3 है तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है हमारे सामने वो क्या लिख के आएगी हमेशा, और क्या लिखेंगे उसके लिए हम लोग, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। आपने टेट्राहेड्रल पीछे पढ़ा हुआ है, ये हमारा अगर मेटल है तो इससे चार लिगेंड इस तरीके से अरेंज्ड हो 3D में। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, प्लेन में नहीं है ये, तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 109.5 का। अगर इतने का बॉन्ड एंगल बन रहा है तो इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस तरीके का ज्योमेट्री जो है वो मॉलिक्यूल का बना होगा। ठीक है, तो sp3 एक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है कब, जब मेटल अपना सेंट्रल मेटल जो है वो चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के मेटल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, अब एक जनरल सा इंफॉर्मेशन कि हमने पूछा आपसे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या केवल हमेशा और हमेशा sp3 ही लिख सकते हैं, तो नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आप ध्यान रखेंगे उसका जो ज्योमेट्री होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो सकता है, वो sp3 भी हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है। और अगर मेटल ने एक ऑर्बिटल और यूज कर लिया अपना d का तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, d3s। ठीक है, पर जनरली इसको हमको नहीं जानना है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारे सामने दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, कौन कौन सी, एक sp3 और दूसरा dsp2। ठीक है, अब ये जो sp3 है अगर ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया किसी भी केस में, कोई हमने कॉम्प्लेक्स दिया आपको और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बच्चों, sp3, तो उसके केस में आपको ध्यान रखना है sp3 के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और वही अगर dsp2 हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, चलिए इसको एक नाम से जानते हैं हम लोग, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी थियरी का पार्ट है बट हम लोग देखेंगे इसको आगे। चलिए अगला है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है,
हमारा सेंट्रल मेटल जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके वो मेटल जो है वो लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो उसके लिए जब जो हमारा हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3d, ठीक है, ये हमारा हाइब्रिडेशन हो गया। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, टोटल मिला कितने हो गए 5 ऑर्बिटल, ठीक है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इससे। दूसरा क्या है dsp3, ठीक है, इस तरीके से। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए। अगर हमारा sp3d होगा तो हम ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, मेटल, इसके साथ 3 लिगेंड्स जो कि एक प्लेन में है और 2 लिगेंड्स ऊपर, मतलब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस तरीके की जो ज्योमेट्री मिलती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारा ये जो ज्योमेट्री मिला हमको, ये क्या मिला, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का, ठीक है। एक ट्राइगन है, उसके एक ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, एक ऊपर की तरफ पेयर ऑफ लिगेंड है जो कि कोऑर्डिनेट बना रहा है मेटल के साथ, और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर पिरामिडल। अगर ये हमारा हाइब्रिडेशन होगा, क्या आया, dsp3, तो हम उसके लिए ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर हमारा प्लेन में होगा, मेटल जो है वो 4 लिगेंड के साथ, मेटल जो है वो 4 लिगेंड के साथ प्लेन में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। और एक लिगेंड ऊपर होगा, प्लेन से ऊपर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ज्योमेट्री मिली है हमको, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। पर हमने बताया आपको पीछे भी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जनरली आपसे पूछा जाता है, आपको इनको अच्छे से एकदम प्रिपेयर करके रखना है अपने लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल मैंने बताया, देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल मेटल ने यूज किया होगा, एक s का, 3 p के, 2 d के, ठीक है। इस तरीके से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा है d2sp3, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जो है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, d2sp3, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का भी ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 हो या फिर d2sp3 हो, दोनों के केस में जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हम लोग पढ़े अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में दो तरह की पॉसिबिलिटीज, कौन सी, एक मतलब लीनियर शेप या लीनियर ज्योमेट्री है sp के लिए, पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले में क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल नहीं बोल सकते आप, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। एंड फोर्थ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज आपने पढ़ी हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपने दो तरह की पॉसिबिलिटीज पढ़ी बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक क्या था, dsp2, इसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, sp3, इसके लिए ज्योमेट्री क्या पढ़ेंगे अपन, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज हैं, कब, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। 5 में भी इसी तरीके से दो पॉसिबिलिटीज थी आपके सामने, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, दो पॉसिबिलिटीज आपको बना के बताई मैंने। तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये दो आपको हमेशा ध्यान रख के चलने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में थोड़ा सा फ्लिप है, थोड़ा सा चेंज है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोई चेंज नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपने पहचान कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहचान कैसे होगा, हम लोग बेसिकली क्या चेक करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि मेटल जो है वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा अपने कॉम्प्लेक्स में, वही उसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और वही कोऑर्डिनेशन नंबर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके स्ट्रक्चर शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। उसके अकॉर्डिंग आप उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। चलिए, ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पता करते हैं, और क्योंकि इसके मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो सिल्वर का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, म्यू इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर। और क्योंकि म्यू 0 आ गया, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो गए बच्चों, आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या हमारा, म्यू इक्वल टू n+2 रूट में अंडर रूट,
अगर ये n की वैल्यू 0 हो जाए तो पूरा म्यू क्या हो जाएगा 0, और क्योंकि म्यू 0 हो गया इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इस पर्टिकुलर स्पीसीज को क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे डायामैग्नेटिक। यानी ये स्पीसीज मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्पीसीज को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो इन मैग्नेटिक फील्ड में इन पर इस पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैग्नेट रखे हुए हैं तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि अपने रोटेशन को चेंज कर सके, ठीक है। उसी का इस तरीके से एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है आपके सामने, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s वाले ऑर्बिटल में अवेलेबल था, वो आपने क्या किया, रिमूव कर लिया, और क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो सभी क्या हो गए, पेयर्ड, और क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इसकी वजह से हम लोग मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर का है, ठीक है, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या आ गया था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया था बच्चों, 0, ठीक है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन Hp है तो लीनियर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। दूसरे वाले में देखेंगे सेम इसी तरीके से Hg जो है वो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में Hg पर कितना चार्ज लिखा हुआ है, 2 पॉजिटिव, और क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी इनके आउटर मोस्ट में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर लेते हो, और क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया आपने तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड में इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने का मतलब नेचर कैसा होगा कॉम्प्लेक्स का, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा कॉम्प्लेक्स का नेचर, डायामैग्नेटिक। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नंबर आप ऑप्शन से समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चन को देख के आप इससे समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उस कोऑर्डिनेशन नंबर में एक CN एक बॉन्ड बनाता है, 3 CN 3 बॉन्ड बनाए होंगे, तो 3 ऑर्बिटल भी यूज किया होगा मेटल, ठीक है, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 3 ऑर्बिटल है तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे सामने कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ठीक है। उस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला हम लोगों ने, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आया, 2.5, और क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 निकल के आया है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अब अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, इस स्पीसीज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना, इनका नेचर बदल जाएगा कंपाउंड का, तो इसकी वजह से हम लोग कंपाउंड को कैसा बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सॉरी। चलिए, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट वाला फॉर्मूला लगाइए, म्यू इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, 2 मतलब n+2, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलें तो वैल्यू क्या आ रही है, √8, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है ना, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को यूनिट लिख के bm, इस तरीके से, ठीक है। बट अगर यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट किया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हम लोग कैसा बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है हमको, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। चलिए, अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp3, ठीक है ना। और sp3 अगर हाइब्रिडेशन आ गया इस कॉम्प्लेक्स का तो इसका जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अकॉर्डिंग टू वर्नर थियरी, जो वर्नर थे उनका कहना था कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कैसे नेचर का होगा, स्क्वायर प्लेनर, आपने देखा होगा पीछे, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ना होने के बजाय उसी को इन्होंने करेक्ट किया था, ठीक है, वीबीटी में लाइनस पॉलिंग ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को करेक्ट किया और बताया कि इसका ज्योमेट्री कैसा है बच्चों, टेट्राहेड्रल। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, क्योंकि अब तो दोनों चीजें आ गई कि एक जगह वर्नर कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, और वही वीबीटी से कंफर्म किया आपने ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो आपको पता कैसे चलेगा कि करेक्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, क्योंकि सबकी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल हो, इंटरमिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं सबकी एनर्जी बराबर है, तो इस तरीके से जो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं इनके लिए जो ज्योमेट्री लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। जब ज्योमेट्री हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे आप, टेट्राहेड्रल। वही अगर इनर ऑर्बिटल यूज किया होगा, d ऑर्बिटल पहले लिखा हो और s और p बाद में लिखा हो, तो इसके लिए ज्योमेट्री क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। इसके लिए ज्योमेट्री क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर और sp3 है तो क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। चलिए इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है आपके सामने। यहां पर साइनाइड जो है इसने क्या किया होगा, क्योंकि चार्ज तो अभी भी बराबर चल रहा है ना, निकल पर कितना चार्ज चल रहा है 2 पॉजिटिव, बट इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया है 0, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 0 आया है इसका मतलब आप समझ गए कि ये पर्टिकुलर नेचर कैसा होगा इस कॉम्प्लेक्स का। इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा बच्चों, तो इसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और क्योंकि ये डायामैग्नेटिक अगर शो कर रहा है, बिहेवियर इसका कैसा है, डायामैग्नेटिक, तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 0 के बराबर। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर एक टर्म काम करेगा, जैसे कुछ लिगेंड्स, जनरली यहां पर क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें बनाया हुआ था। अभी पीछे वाले स्ट्रक्चर में आपने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में भर गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या था, इस वाले बगल वाले ऑर्बिटल में इसमें अवेलेबल था, है ना। पर क्योंकि ये साइनाइड जो है, कहां गया ये साइनाइड जो है, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन थे एक एक इलेक्ट्रॉन, इनको क्या कर दिया, पहले वाले में ले जाके पेयरिंग कर दी, ठीक है। और क्योंकि इसने पेयर कर दिया है, अंदर वाले ऑर्बिटल भर गए, और उसके बाद जो खाली ऑर्बिटल थे उनसे इसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया साइनाइड ने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने ऑर्बिटल यूज किए, आप ध्यान देंगे, पहले डी ऑर्बिटल यूज किया, और कितना, एक डी ऑर्बिटल यूज किया है, एक डी ऑर्बिटल यूज किया है, एक s ऑर्बिटल यूज किया है, और 2 p ऑर्बिटल यूज किया है, 2 p ऑर्बिटल यूज किया है, ठीक है। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों, अगर कोई भी ऐसा लिगेंड जिसने पहले पेयरिंग कर दी, हुंड रूल यहां पर फेल होता है। एक अगर रूल देखा जाए, हुंड रूल आपने पढ़ा हुआ है, बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद अपोजिट स्पिन से पेयरिंग करते हैं। पर यहां पर क्या हो रहा है, खाली है बॉक्स, बराबर एनर्जी का ऑर्बिटल है पर एम्प्टी है, उसके बावजूद भी पहले क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लिगेंड है मेटल के साथ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक s ऑर्बिटल, एक मतलब एक डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनको। अगर मेटल अपना डी ऑर्बिटल पहले यूज किया होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। साइनाइड के केस में, साइनाइड हो, कार्बोनिल हो, ठीक है, इनके केस में पेयरिंग पहले हो जाती है, ठीक है, पहले पेयरिंग हो जाती है। और जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, तो इस तरह से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम लोग लिखते हैं DsP2, ठीक है। और DsP2 के लिए ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या लिखते हो आप, स्क्वायर प्लेनर। आपने पीछे पढ़ लिया है कि अगर ज्योमेट्री DsP2 आ गई तो हम लोग उसके लिए ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको लो स्पिन बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, बेसिकली आपको याद कराने के लिए है, आप समझना ऐसे, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में स्पिन किसकी वजह से डिसाइड हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, उतना ज्यादा स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रोटेशन को चेंज कर सकता है। अगर इम्पटी होगा तब उस केस में ऐसा होगा, या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बट अगर आप ऐसे सोचो, दोनों ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, फिर इसके रोटेशन को अगर हम चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो इसको, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटाइज नहीं होगा ये, फिर भी निकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अभी भी सेम है, पर कॉम्प्लेक्स की वजह से इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेचर बदल गया, है ना। Cl के केस में कैसा था, पैरामैग्नेटिक, पर साइनाइड के केस में कैसा हो गया, ये डायामैग्नेटिक। ज्योमेट्री ऑफ द शेप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया दोनों में, पहले वाले में टेट्राहेड्रल था, दूसरे वाले में स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन अब बचा नहीं इसमें। साइनाइड ने क्या किया, सबको पेयर कर दिया। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स में क्योंकि स्पिन जो है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल, इस ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री है, सेम उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट। चलिए, अब मैंने बताया आपको कि अगर मेटल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कोई लिगेंड ऐसा है जिसने पहले डी ऑर्बिटल को भरा, उसके बाद पहले पेयरिंग कर दी, उसके बाद डी ऑर्बिटल यूज किया, उसके बाद आने वाले ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम दिया गया, इन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे आप, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, ये कौन से केस में बनेंगे ये, तो अगर हमारा लिगेंड जो है, जो हमारा लिगेंड है वो अगर स्ट्रांग होगा,
जो हमारा लिगेंड है अगर वो स्ट्रांग होगा तो इस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो किस तरह का होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों बोल रहे हैं ऐसा बच्चों, क्योंकि हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके स्पिन को मैग्नेटिक फील्ड में रख के चेंज किया जा सके, सही ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इसका स्पिन चेंज नहीं होता है, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं अपन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मेटल ने आने वाले ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल नॉर्मल तरीके से फिल हुआ है, जैसे सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर जो भी ऑर्बिटल खाली होगा उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चों आपके सामने, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी, एक DsP2। आप ध्यान दो तो देखो इसमें पहले d ऑर्बिटल यूज हो गया, सही ना, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे अपन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यही अगर d ऑर्बिटल यूज ना हो पाए पर बाहर वाले ऑर्बिटल, एक s का और p ऑर्बिटल जो है वो 3 यूज हो जाए, ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं हाइब्रिडेशन की, कौन कौन सी, एक sp3d2, ठीक है, तो क्योंकि यहां पर देखो आने वाला आउटर ऑर्बिटल d का यूज हुआ है, बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है, मेटल ने बाहर का d ऑर्बिटल जो है उसको यूज किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वही अगर मेटल ने अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज कर लिया, ठीक है, इनर d ऑर्बिटल यूज कर लिया, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा नीचे अगर पहले d ऑर्बिटल यूज हुआ होगा, पहले d ऑर्बिटल यूज हुआ होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको लो स्पिन भी बोलते हैं, और बाहर वाले को बच्चों क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर मेटल आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। आप जानते हैं इसको, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेचर बता सकते हैं इससे, उसके हाइब्रिडेशन से। और क्योंकि अगर मेटल इनर d ऑर्बिटल यूज किया होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, तो क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी स्पिन क्या होगी, कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाइब्रिडेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है, D3s एक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। इस तरीके दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखा हमने, स्ट्रॉन्ग है कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग कर देता है पहले, तो यहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, उसके केस में ऐसा उसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, डायमैग्नेटिक का नेचर, ठीक है। और क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज किया हुआ है तो आप इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसके हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 एक कार्बोनिल एक बॉन्ड बनाता है, 5 कार्बोनिल है, 5 बॉन्ड बनाए होंगे तो 5 ऑर्बिटल यूज किया, एक डी का, एक एस का और 3 पी के। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूल हमारे सामने लिखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल से। चलिए, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा एक कॉम्प्लेक्स में। अगर वीबीटी की थ्योरी देखी जाए तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे आप, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रखेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करके हम लोग बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। इस पर्टिकुलर थियरी में अब हम लोग पहले एक लास्ट थियरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी। उसमें आप पढ़ेंगे कि कौन से लिगेंड जो है वो पेयरिंग कर पाएंगे, कौन से लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, उनको इस पर्टिकुलर थियरी में यूज किया जाएगा। उनके स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री को पता करने के लिए, उनका शेप क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।